How was Europe rebuilt after World War II? साल 1945। पिछले 6 साल से चल रहा वर्ल्ड वॉर फाइनली खत्म होता है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाता है तबाही का मंजर। यूरोप का ज्यादातर हिस्सा खंडहर बन चुका था। हाँ, कुछ देशों की जीत जरूर हुई थी, लेकिन उनकी भी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी कमजोर हालत में थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अमीर हुए इंग्लैंड जैसे देश की भी ज्यादातर ट्रेजरीज वॉर लड़ने में खाली हो चुकी थी। यूरोप के सामने फूड शॉर्टेज और हजारों डिस्प्लेस्ड रेफ्यूजीज का संकट था। इसके अलावा बहुत से देशों ने वॉर टाइम एफर्ट्स को कंटिन्यू रखने के लिए पैसा उधार लिया हुआ था, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स से। और अब जब उनकी इकोनॉमी एकदम खस्ता हालत में थी, तब इस डेट से निकलना इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है कि यूरोप एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और दुनिया का मेजर इकोनॉमिक सेंटर बनकर उभरा। पर इतनी खराब सिचुएशन में आखिर यूरोप कैसे खुद को रीबिल्ड करता है? एक डेवस्टेटिंग वॉर के बाद यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन रिकवरी का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। आइए आज इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को डिटेल में देखते हैं। पोस्ट वॉर यूरोप। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने पर यूरोप तो बहुत खराब हालत में था। पावरफुल नेशंस जैसे जर्मनी और जापान युद्ध हार चुके थे। ऐसे में वर्ल्ड को 2 नई सुपर पावर्स मिलती हैं, यूएसए और यूएसएसआर। वॉर के दौरान यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोप के कुछ देशों जैसे पोलैंड, लिथुएनिया, अल्बानिया, रोमानिया एटसेट्रा पर अपना अधिकार कर लिया था और इन देशों में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई थी। वहीं वेस्टर्न यूरोप के ज्यादातर देश डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे और अमेरिका के इन्फ्लुएंस में थे। ब्रिटिश पीएम चर्चिल यूरोप के इस डिवीजन को डिस्क्राइब करने के लिए आयरन कर्टन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूरोप 2 भाग में बंट गया था। साथ ही यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन भी इसी डिवीजन के बेसिस पर होता है। कहने का मतलब यह है कि वेस्टर्न यूरोप अलग तरीके से खुद को रीबिल्ड करता है और ईस्टर्न यूरोप अलग तरीके से। वेस्टर्न यूरोप की मदद के लिए अमेरिका सामने आया और इस काम के लिए उसने जो प्रोग्राम शुरू किया उसे मार्शल प्लान कहा जाता है। ये काम अमेरिका ने सेल्फलेसनेस के तहत नहीं किया था, बल्कि अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के लिए किया। वो नहीं चाहता था कि ईस्ट यूरोप की तरह वेस्ट यूरोप में भी सोवियत लेड कम्युनिज्म हावी हो जाए। ऐसे में अमेरिका के मार्शल प्लान ने ही पोस्ट वॉर वेस्टर्न यूरोप की रिकवरी को मुमकिन बनाया। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। द मार्शल प्लान। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि यूएसए को डर था कि वर्ल्ड वॉर II के बाद पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और डिसलोकेशन जैसी प्रॉब्लम्स वेस्टर्न यूरोप के वोटर्स को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ आकर्षित कर सकती हैं। इसलिए 5 जून 1947 को अपनी स्पीच में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम की अनाउंसमेंट करते हैं, जिसे पॉपुलरली मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। इस प्लान का एम यूरोप को रीबिल्ड करना था। इसके तहत करीब $13.3 बिलियन की असिस्टेंस यूरोपियन नेशंस को दी जाती है और ये 1947 से लेकर 1951 तक चलता है, यानी कि 4 साल के लिए। इनिशियली मार्शल प्लान सभी यूरोपियन नेशंस के लिए ओपन था, यहां तक कि यूएसएसआर के लिए भी। लेकिन यूएस के साथ राइवलरी के चलते स्टालिन इस प्लान का हिस्सा बनने से मना कर देते हैं। उन्हीं के इन्फ्लुएंस में ईस्टर्न यूरोप के देश भी अमेरिकन असिस्टेंस नहीं लेते। इस तरह यह प्लान सिर्फ वेस्टर्न यूरोप के 16 नेशंस पर लागू किया जाता है। इसका गोल यूरोप की बर्बाद हो चुकी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना था और उसके ट्रेड को बूस्ट करना था। इस प्रोग्राम का 90% से भी ज्यादा हिस्सा ग्रांट्स के थ्रू दिया जाता है। इन ग्रांट्स के जरिए यूरोप को जाने वाली जरूरी कमोडिटीज और सर्विसेज की कॉस्ट और फ्रेट चार्जेस पे किए जाते हैं। इसके तहत टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। यूरोप में यूएस एक्सपर्ट्स और यूएस आने वाले यूरोपियन डेलीगेट्स की विजिट के लिए एक स्पेशल फंड क्रिएट होता है। ये फंड्स सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किए जा सकते थे जिनसे प्रोडक्शन डायरेक्टली इंक्रीज होता हो। 1951 के अंत तक इस पर $30 मिलियन से भी ज्यादा खर्च किए जाते हैं
और 6,000 से भी ज्यादा यूरोपियंस जो मैनेजमेंट, टेक्नीशियंस और लेबर को रिप्रेजेंट करते थे, वो यूएस आकर यहां के प्रोडक्शन मेथड्स की स्टडी करते हैं। मार्शल प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन के लिए 2 एजेंसीज को एस्टैब्लिश किया गया था। एक थी यूएस द्वारा मैनेज्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी ईसीए, और दूसरी थी यूरोपियंस द्वारा रन की जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी ओईईसी। ईसीए इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, मैन पावर यूटिलाइजेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जैसे एरियाज में प्रॉब्लम्स को टारगेट करती है। वहीं ओईईसी इंश्योर करती है कि सभी पार्टिसिपेंट्स जॉइंट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करें और ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करें जो ट्रेड को प्रोत्साहन दें और प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करें। इसके अलावा ईसीए यूरोप को फूड, फ्यूल और मशीनरी जैसी कमोडिटीज को परचेस करने के लिए डॉलर असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। साथ ही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स का इंतजाम करती है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए टेक्निकल असिस्टेंस देना भी इसी का काम था। और यूरोप में वो यूएस कंपनीज द्वारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए गारंटी भी ऑफर करती है। मार्शल प्लान की हेल्प से यूरोप तेजी से प्रोग्रेस करता है। अमेरिकन असिस्टेंस स्टिमुलस की तरह काम करती है, जिससे एक चेन ऑफ इवेंट्स शुरू होती है और बहुत सी उपलब्धियां हासिल की जाती हैं। मार्शल प्लान के कंप्लीट होने के समय यूरोप का एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोनों ही पहले से काफी बढ़ चुका था। बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंप्रूवमेंट आया था। साथ ही ट्रेड लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की दिशा में कदम उठाए जा चुके थे। मार्शल प्लान का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव प्री वॉर लेवल्स यानी 1938 की तुलना में इंडस्ट्री में एग्रीगेट प्रोडक्शन 30% तक और एग्रीकल्चर में 15% तक बढ़ाना था। 1951 के एंड में सभी कंट्रीज का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1938 की तुलना में 35% ज्यादा था, यानी प्रोग्राम के गोल से भी ऊपर। अगर 1947 से तुलना की जाए तो अचीवमेंट और भी शानदार दिखती है, क्योंकि 4 सालों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 55% तक इंक्रीज कर गया था। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज का एग्रीगेट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 1947-48 के बाद की 3 क्रॉप साइकिल्स में लगभग 37% बढ़ चुका था। मार्शल प्लान के 4 सालों के दौरान टोटल एवरेज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट करीब 33% की ग्रोथ करता है। रिकवरी पीरियड के दौरान यूरोप जीएनपी का 20% इन्वेस्टमेंट लेवल मेंटेन करता है, जो कि प्री वॉर रेट से लगभग 34% ज्यादा था। 1948 में नेशनल सेविंग्स तो प्रैक्टिकली जीरो थी, इसलिए यह हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यूएस असिस्टेंस से ही पॉसिबल हुआ था। इस तरह मार्शल प्लान की हेल्प से वेस्टर्न यूरोप के नेशंस की रिकवरी तो शुरू हो गई थी, पर ईस्टर्न यूरोप में क्या हुआ, आइए देखते हैं। रीबिल्डिंग ऑफ ईस्टर्न यूरोप। दोस्तों, ईस्टर्न ब्लॉक की इकोनॉमिक यूनिटी की तरफ यूएसएसआर कुछ कदम उठाता है। इस दिशा में पहला स्टेप मोलोटोव प्लान के रूप में आता है। इसे अमेरिका के मार्शल प्लान के रिस्पॉन्स में रशियन फॉरेन मिनिस्टर मोलोटोव ने प्रपोज किया था। यह बेसिकली यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोप के देशों के बीच ट्रेड अग्रीमेंट की तरह था। इसे 1947 में नेगोशिएट किया जाता है, जिसका एम ईस्टर्न यूरोप में ट्रेड को बूस्ट करना था। मोलोटोव प्लान के बाद यूएसएसआर 1949 में कॉमिकॉन यानी कि काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस को सेटअप करता है। कॉमिकॉन का एम इंडिविजुअल स्टेट्स की इकोनॉमीज को प्लान करने में हेल्प प्रोवाइड करना था। इसके तहत सभी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया जाता है और एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन होता है, यानी कि उसे बड़े और स्टेट द्वारा ओन्ड फार्म्स में बदल दिया जाता है। एक तरह से ईस्टर्न यूरोप में सोवियत इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर दिया जाता है। इन सभी एफर्ट्स की वजह से ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमिकली कुछ सक्सेस जरूर हासिल करता है। उसकी प्रोडक्शन स्टेडिली इंक्रीज करती है, हालांकि इनकी एवरेज जीडीपी और जनरल एफिशिएंसी यूरोपियन कम्युनिटी यानी ईसी से काफी कम रहती है। ईस्टर्न यूरोप का एक देश अल्बानिया तो पूरे यूरोप का सबसे बैकवर्ड देश कहलाता है। इसके बाद 1980s में ईस्टर्न स्टेट्स की इकोनॉमीज को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहां जरूरी चीजों की शॉर्टेजेस होने लगती हैं,
इन्फ्लेशन बढ़ता ही जाता है और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत नीचे गिरने लगता है। इसका इफेक्ट हमें 1990s में देखने को मिलता है, जब ईस्टर्न यूरोप के देश एक एक करके यूएसएसआर से अलग होना शुरू कर देते हैं। 1991 में बर्लिन वॉल के फॉल के साथ यूरोप का आयरन कर्टन भी गिर जाता है और यूरोप का 2 ब्लॉक्स में डिवीजन खत्म हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि ईस्टर्न यूरोप के देश वेस्टर्न यूरोप की तुलना में काफी पीछे रह गए, जिसका इफेक्ट हमें आज तक देखने को मिलता है। और यह फर्क सिर्फ मार्शल प्लान और सोवियत प्लान्स की वजह से नहीं आया था, बल्कि वेस्टर्न यूरोप के नेशंस द्वारा अपने स्तर पर भी कुछ एफर्ट्स किए गए थे जो रिकवरी को और स्ट्रांग बनाते हैं। आइए इन एफर्ट्स की भी चर्चा करते हैं। यूरोपियन एफर्ट्स फॉर द रिकवरी। यूरोपियन नेशंस समझ चुके थे कि जल्द ही अगर उन्होंने खुद को रीबिल्ड नहीं किया तो यूरोप हमेशा के लिए पावरलेस हो जाएगा। यूएस और यूएसएसआर दुनिया की सुपर पावर्स बन चुके थे। ऐसे में बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए यूरोप का पावरफुल होना बहुत जरूरी था, नहीं तो वो सिर्फ सुपर पावर नेशंस के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता। ईस्टर्न यूरोप तो यूएसएसआर के डोमिनेंस में आ चुका था, इसलिए वहां कोई भी इंडिपेंडेंट एफर्ट्स करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस ऐसा जरूर करते हैं। वेस्टर्न यूरोप के लोग आपस में और ज्यादा यूनिटी चाहते हैं। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि वॉर के बाद रिकवरी का सबसे अच्छा तरीका यही था कि सभी स्टेट्स साथ काम करें और अपने अपने रिसोर्सेज को पूल करके एक दूसरे की मदद करें। इसके अलावा यूरोप के इंडिविजुअल देश काफी छोटे थे और उनकी इकोनॉमीज भी काफी वीक हो चुकी थी। वो अकेले दम पर इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वायबल नहीं रह सकते थे। साथ ही वेस्टर्न यूरोप के देश जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ काम करेंगे, उतने ही कम चांसेस होंगे इनके बीच फिर से वॉर होने के। ये फ्रांस और जर्मनी के रिश्ते सुधारने का भी बढ़िया तरीका था। जॉइंट एक्शन की मदद से वेस्टर्न यूरोप कम्युनिज्म को स्प्रेड होने से भी रोक सकता था। खासकर जर्मन्स इस आइडिया के सपोर्ट में थे, क्योंकि इससे उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के रूप में एक्सेप्टेंस जल्द ही मिल सकती थी। इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को 8 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था लीग ऑफ नेशंस का मेंबर बनने के लिए। वहीं फ्रांस को लगता था कि यूनिटी बढ़ने के कारण वो जर्मन पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और इस तरह लंबे समय की अपनी सिक्योरिटी की चिंता रिमूव कर पाएंगे। इसी सोच के साथ 1946 में 10 यूरोपियन देशों के डेलीगेट्स फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में मिलते हैं और काउंसिल ऑफ यूरोप की फॉर्मेशन करते हैं। काउंसिल ज्यादातर डिबेट और डिप्लोमेसी पर ही निर्भर करती थी। इसके पास कोई रियल पावर्स नहीं थी और ना ही ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स बन पाई। काउंसिल ऑफ यूरोप तो ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन यूरोपियन यूनिटी का सपना अभी जिंदा था। इसके लिए 1950 में एक बार फिर कदम उठाए जाते हैं। इस बार आइडिया दिया 2 फ्रेंच स्कॉलर्स ने, जिनमें से एक थे इकोनॉमिस्ट जॉन मोने और दूसरे थे इनके ही डिसाइपल और फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर रॉबर्ट शूमन। मोने जर्मनी और फ्रांस का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना चाहते थे। उनका कहना था कि इकोनॉमिक स्फीयर में कोऑपरेशन धीरे धीरे बाकी एरियाज में भी दिखने लगेगा। इन्हीं आइडियाज को कॉन्क्रीट प्लान में कन्वर्ट करते हैं शूमन और प्रपोज करते हैं अपना शूमन प्लान, जिसका प्राइमरी गोल कोल और स्टील प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करना था। और इस प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा रूर वैली, सालैंड और एल्सेस लॉरेन से आता था। ये सभी वर्ल्ड वॉर्स के दौरान कंटेस्टेड एरियाज में से थे। शूमन इस प्लान को फेडरेशन ऑफ यूरोप के फर्स्ट स्टेप की तरह देखते हैं। उनके इस प्लान से जन्म होता है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ECSC का, जो 1952 में ऑपरेट करना शुरू करती है। इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं जॉन मोने। ECSC में 6 मेंबर्स थे: फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लग्जमबर्ग। इस कम्युनिटी का मेन पर्पस कोल और स्टील के प्रोडक्शन और ट्रेड को स्टिमुलेट करना था, प्राइमरीली ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करके। ऐसा समझा गया कि इन एरियाज में एफिशिएंसी बढ़ने से ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी और डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। इसके लिए इन 6 देशों की स्टील और कोल इंडस्ट्रीज को सुप्रा नेशनल कंट्रोल में रखा गया, जिसके लिए एक हाई अथॉरिटी नाम की इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी।
इसका हेडक्वार्टर्स लक्समबर्ग में था। इसमें सभी मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे, हालांकि डिसीजन मेजॉरिटी वोट से लिए जाते थे। प्रोडक्शन, मार्केटिंग और प्राइसेस के सुपरविजन के अलावा हाई अथॉरिटी कमजोर मैन्युफैक्चरर्स को मॉडर्नाइज, रीअडैप्ट और कन्वर्ट करने में भी असिस्ट करती है। इस तरह यूरोपियन यूनिटी की नींव तो रखी जा चुकी थी। आइए अब इसके एवोल्यूशन को देखते हैं, फ्रॉम कॉमन मार्केट टू ईयू। दोस्तों, ईसीएससी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ही नजरिए से काफी सफल रहती है। जैसा कि मोने ने कहा था, इसकी अचीवमेंट्स का असर और भी एरियाज में दिखने लगता है। कुछ ही सालों में मेंबर नेशंस ईसीएससी के प्रिंसिपल्स को पूरी इकोनॉमी पर एक्सटेंड करने का विचार करते हैं। 1957 में ये सभी ट्रीटी ऑफ रोम साइन करते हैं, जिसके जरिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी ईईसी का क्रिएशन होता है। इसे कॉमन मार्केट भी कहा जाता है। ईईसी का गोल सभी 6 देशों के बीच हर तरह के टैरिफ्स को एलिमिनेट करना था और बाकी देशों से आने वाले प्रोडक्ट्स पर एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ इंपोज किया जाना था। इसके अलावा कम्युनिटी में कैपिटल और लेबर का फ्री मूवमेंट भी इसका एक एम था। साथ ही कंट्रीज की सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज को हार्मोनाइज करना भी। लॉन्ग टर्म गोल फुल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन रखा गया। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ये 4 नई इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करते हैं: काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूरोपियन पार्लियामेंट। ईईसी भी शानदार सक्सेस हासिल करती है। ये इन 6 देशों को काफी करीब लेकर आती है, स्पेशली वेस्ट जर्मनी और फ्रांस को। वेस्ट जर्मनी, फ्रांस और इटली 1950s और 1960s में इकोनॉमिक मिरेकल्स विटनेस करते हैं। 1953 से फ्रेंच प्रोडक्शन 75% तक बढ़ जाता है, वहीं जर्मन प्रोडक्शन करीब 90% की उछाल हासिल करता है। मेंबर नेशंस के बीच ट्रेड जोन के बाहर की कंट्रीज के मुकाबले 2 गुना तेजी से ग्रो करता है। 1967 में ईसीएससी, ईईसी और यूराटॉम यानी यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मर्ज होकर यूरोपियन कम्युनिटी यानी ईसी की फॉर्मेशन करते हैं। इनकी बढ़ती हुई सक्सेस को देखकर बाकी के नेशंस भी इनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। शुरुआत में ब्रिटेन ने कम्युनिटी को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, लेकिन अब उसका भी मन बदलने लगता है, क्योंकि ईईसी की इकोनॉमिक ग्रोथ यूनाइटेड किंगडम से कहीं ज्यादा थी। 1960s में 2 बार लंदन ईईसी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है, लेकिन फ्रेंच वीटो के कारण उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। फ्रांस ब्रिटेन और अमेरिका के क्लोज टाइज को पसंद नहीं करता था। साथ ही उसे ऐसा भी लगता था कि ब्रिटेन यूरोप को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। खैर, फाइनली 1973 में तीसरी बार ट्राई करने पर यूके को ईसी में एंट्री मिलती है। साथ ही डेनमार्क और आयरलैंड भी इसमें शामिल हो जाते हैं। 1980s में ग्रीस, स्पेन और पोर्चुगल भी इसके मेंबर बन जाते हैं। इस तरह ईसी की 6 मेंबर्स की संख्या 12 में बदल जाती है। मेंबरशिप बढ़ने के साथ ही और ज्यादा डीपर इंटीग्रेशन की कोशिश भी शुरू हो जाती है। इनके बीच 1986 में सिंगल यूरोप एक्ट के तहत 1992 तक बिना किसी बॉर्डर के यूरोप को क्रिएट करने पर सहमति बनती है। 1991 में मैस्ट्रिक्ट नाम के डच शहर में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, जहां 12 ईसी कंट्रीज ईसी का नाम बदलकर यूरोपियन यूनियन कर देते हैं और एक नई ट्रीटी अडॉप्ट करते हैं, जिसे मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी कहा जाता है। इसके जरिए ये लोग खुद को कॉमन प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स, यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स, कॉमन ईयू सिटीजनशिप, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ सिंगल यूरोपियन करेंसी के लिए कमिट करते हैं। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी को सभी देशों के नेशनल पार्लियामेंट्स द्वारा रैटिफाई किया जाना था और अक्टूबर 1993 तक सभी 12 देश ऐसा कर देते हैं। इस तरह 1993 में ईयू का फॉर्मली बर्थ होता है। आगे चलकर बहुत से ईस्टर्न यूरोप के नेशंस भी इसकी मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर का फॉल हो चुका था और ईस्टर्न यूरोप भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी के साथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करने लगा था। इस तरह मार्शल प्लान के साथ साथ यूरोपियन यूनिटी की तरफ किए गए एफर्ट्स की मदद से यूरोप खुद को वर्ल्ड वॉर के भयानक परिणामों से रिकवर करता है, साथ ही एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरता है। कंक्लूजन।
दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के देशों की रिकवरी इतनी आसान नहीं थी। अगर यूएस इनकी मदद के लिए आगे ना आया होता तो यूरोपियन रीबिल्डिंग का रास्ता और मुश्किल हो जाता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनका एक साथ इस दिशा में एफर्ट करना, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशन की नींव पड़ती है और यूरोप एक बार फिर से वर्ल्ड स्टेज पर इंपॉर्टेंट पावर बनकर उभरता है।